the most important topic of electrostatics is being taken up. क्लास 12th का ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पहला टॉपिक है फिजिक्स का. सम डेरिवेशंस, सम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, सब कुछ मिलेगा आपको. बट दिस इज द बेसिक टॉपिक जो पहले 5-6 यूनिट्स में सबसे इंपॉर्टेंट यही है. अगर आप इसको ठीक नहीं समझेंगे, इसके बेसिक्स अगर आपको समझ नहीं है, तो आगे के चैप्टर में आपको प्रॉब्लम होगी. सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. वी कॉल इट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. अब जरा विल ट्राई टू अंडरस्टैंड इलेक्ट्रो प्लस स्टैटिक. स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी. चार्जेस विच आर एट रेस्ट they are studied under electrostatics. So electrostatics does not allows charge to move. Charge move nahi karega. The moment charge starts moving, we call it current electricity. But what is charge? When we define something of charge, we must define certain properties of charge. So as per CBSE and as per the basic physics, there are 3 basic properties of charge. First is quantization. That is, charge on any body is an integral multiple of charge of electron. आज की साइंस से हम इस बात को जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन से छोटा चार्ज नहीं है. तो किसी बॉडी पर चार्ज होगा तो एक इलेक्ट्रॉन के मल्टीपल में होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन या 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएगा, 3.5 नहीं जा सकते. इसलिए इसको हम Q = प्लस माइनस NE से डिनोट करते हैं. इज 1.6 × 10⁻19 कूलम इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन. सेकेंड प्रॉपर्टी इज कंजर्वेशन ऑफ चार्ज. द चार्ज इन एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कंजर्व्ड. अब सुनिए, आइसोलेटेड सिस्टम क्या था. आपने 3 सिस्टम पढ़े थे, ओपन, क्लोज्ड, आइसोलेटेड. आइसोलेटेड मीन्स जिसके अंदर से एनर्जी या मास का ट्रांसफर बाहर नहीं होगा. सो व्हाट वी से, इफ 2 बॉडीज आर रब्ड, 2 का रब कीजिए, एक के ऊपर कुछ चार्ज आया है, दूसरे से वो चार्ज वहां से आया है. अगर एक बॉडी के ऊपर 10 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई है, तो पहली वाली बॉडी में 10 इलेक्ट्रॉन सरप्लस होंगे, क्योंकि इन दोनों में चार्ज ने खेलना है. इनके बाहर चार्ज नहीं जा सकता. That's what is called conservation of charge. The delta Q is 0 for an isolated system. Third property is additive nature. The charges are additive in scalar values. 5 कूलम में 3 कूलम जोड़ दिए, 8 कूलम बन जाएगा. उसमें से और जोड़िए -4 कूलम, तो 4 कूलम बचेगा. Because we have to add it algebraically. There is nothing direction in that. So charges में आपको additive nature को यूज करके algebraically यूज करना है. Charges are of 2 types, positive and negative. अब उसके बाद प्रॉपर्टी उसकी ये ऑब्जर्व किया गया है, दैट लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर और अनलाइक अट्रैक्ट. सिमिलर चार्जेस पॉजिटिव विल रिपेल एंड पॉजिटिव नेगेटिव विल अट्रैक्ट. सो ऑब्जर्वेशन. अब जरा इस डायग्राम से समझिए. वी हैव टेकन 2 चार्जेस Q1 एंड Q2, बोथ पॉजिटिव, एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज R. नाउ F21 इज द फोर्स ऑन द चार्ज 2 ड्यू टू 1 चार्ज. फोर्स ऑन चार्ज ड्यू टू 1, इसीलिए इसको पॉजिटिव साइड पे राइट साइड दिखाया गया एरो से, क्योंकि उसको बाहर धक्का मारेगा. इसी तरह F12 इज द फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज नंबर 2. सिंस बोथ आर पॉजिटिव, F12 हैज टू बी ऑन द लेफ्ट साइड. तो ऐसे ही अगर बीच में कोई चार्ज एक नेगेटिव होता, सपोजिंग Q1 नेगेटिव बन जाता, तो दोनों फोर्सेस की डायरेक्शन इनवर्ट हो जाती है, लेकिन रहती F12 और F21, ये लाइक चार्जेस के ऊपर. अब भी ये स्टडी करते हैं इसका बेसिक लॉ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कूलम्स लॉ. जैसे न्यूटन्स लॉ मैकेनिक्स में आपने पढ़ा, कूलम्स लॉ इसका मेजर लॉ है, फिर बेसिक लॉ, बड़ा पुराना लॉ. द फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस. इसको मैथमेटिकली आप समझ सकते हैं. ये चार्ज हमने फॉर्मूला लगाया, F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R². एक कांस्टेंट लगाना था, हमने 1/4πε0 लगाया और वेक्टर फॉर्म में उसको लिख के दिखा दिया F12 की फॉर्म में. क्योंकि फोर्स है तो फोर्स वेक्टर है. आप इसको स्केलरली लिखेंगे तो 1/4πε0 Q1 Q2 R², लेकिन अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो F12 बना करके Q1 Q2 अपॉन R². F12 इज द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 और R21 इज द वेक्टर डिस्टेंस फ्रॉम Q2 टू Q1. अब इसमें जो कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, जिसको हम K से डिनोट करते हैं. इसमें 4 आप समझते हैं, पाई मैथमेटिकल ओरिजिन है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, इट इज कॉल्ड द एब्सोल्यूट परमिटिविटी इन फ्री स्पेस. अब आप थोड़ा सा इसको नॉर्मल इंग्लिश में समझिए. परमिटिविटी मीन्स परमिट करना, इलेक्ट्रिकल फोर्स को परमिट करना. इसकी जरूरत क्यों पड़ी, जरा इसको भी आप जानिए. देखिए, इलेक्ट्रिकल फोर्सेस का लॉ है 1/4πε0 Q1 Q2 R². ऐसी ग्रेविटेशन का एक लॉ भी है G m1 m2 R². उसमें G एक कांस्टेंट फिक्स है,
इसमें जो कांस्टेंट है 1/4πε0 वो फिक्स तो है, लेकिन वो वैक्यूम के लिए इतना है और ऑलमोस्ट ड्राई एयर के लिए इतना है। लेकिन जैसे ही मीडियम बदलता है 1/4πε0 की वैल्यू बदल जाती है। इसीलिए मीडियम की प्रॉपर्टीज में डालने के लिए ये वर्ड डाला गया एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? परमिटिविटी। अगर ये फ्री स्पेस की या वैक्यूम के बराबर है तो 8.85 × 10⁻12 है, लेकिन जैसे ही ये किसी मीडियम की बन जाएगी उसको हम एप्सिलॉन ऑफ m कर देंगे या एप्सिलॉन विदाउट नॉट करेंगे। ये मीडियम पर डिपेंड करती है। अब ये कूलम की फोर्सेस में कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे हर प्रकार की फोर्स की अपनी प्रॉपर्टी, इसको समझना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है, यह सेंट्रल फोर्सेस हैं। सेंट्रल फोर्सेस कौन सी हैं? जो दो बॉडीज के सेंटर के लाइन को ज्वाइन करने वाली डायरेक्शन में चलती हैं। देखिए फोर्सेस वेक्टर हैं एंड वेक्टर विल हैव अ डायरेक्शन। व्हाट इज द डायरेक्शन? इट इज अलोंग द लाइन जॉइनिंग द टू सेंटर्स, दैट्स व्हाट इज कॉल्ड द सेंट्रल फोर्स। सिमिलरली ग्रेविटेशनल फोर्सेस आर सेंट्रल फोर्सेस। यू कैन से मैग्नेटिक फोर्सेस आल्सो सेंट्रल फोर्सेस। तो ग्रेविटेशन में भी यही है। तो दीज आर सेंट्रल फोर्सेस जॉइनिंग द डायरेक्शन फ्रॉम द टू सेंटर्स। दे ओबे इनवर्स स्क्वायर लॉ 1/r² प्रोपोर्शनल टू। सिमिलरली ग्रेविटेशन भी 1/r² था। इनफैक्ट बहुत सी जगहों पे 1/r² को एक नया लॉ बना दिया, इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो हम उसमें इस लैंग्वेज में कहते हैं कूलम्बियन लॉ फॉलोज इनवर्स स्क्वायर लॉ। थर्ड पॉइंट इज स्लाइटली नॉट डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल, बट फिर भी आपके काम का है कि न्यूक्लियस के अंदर ये प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी। इसलिए बोला है कि 10⁻15 मीटर से कम के डिस्टेंसेस के ऊपर ये कूलम्बियन लॉ वैलिड नहीं है। अब आप कहेंगे क्यों वैलिड नहीं है, कैसे वैलिड नहीं है? देखिए न्यूक्लियस के अंदर की फोर्सेस अलग होती हैं, न्यूक्लियर फोर्सेस होती हैं, और वहां पर इसको एडजस्ट नहीं किया जा सका, इसलिए आज तक इसको ऐसे ही लिया जा रहा है। चौथा है दे डिपेंड ऑन मीडियम। ये एक ऊपर वाले दो प्रॉपर्टीज जो बताई हैं वो ग्रेविटेशनल की जैसी हैं, लेकिन ये चौथी प्रॉपर्टी आपके सामने ये ग्रेविटेशन से डिफरेंट है। ग्रेविटेशनल फोर्स में आप क्या करते हैं? मीडियम पर डिपेंडेंस नहीं, इसीलिए कैपिटल जी का नाम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। जबकि 1/4πε0 मीडियम पर डिपेंड करता है। एप्सिलॉन नॉट होगा तो वैक्यूम होगा, एप्सिलॉन ऑफ मीडियम होगा तो अलग बदल जाएगा। फिर उसके बाद पांचवी प्रॉपर्टी भी इसको डिफरेंशिएट करती है ग्रेविटेशनल फोर्स से। ग्रेविटेशनल फोर्स आर ऑलवेज एंड ऑलवेज अट्रैक्टिव, जबकि इलेक्ट्रिकल कैन बी अट्रैक्टिव एज वेल एज रिपल्सिव। आपको ये प्रॉपर्टी समझनी है। अब सवाल है कि चार्ज की यूनिट क्या है, कूलम क्या है? देखिए मैंने आपको पहले भी बताया है किसी भी चीज को डिफाइन करना मुश्किल नहीं होता। आपके पास फॉर्मूला है F = K Q1 Q2/r²। उसमें Q1 को आपने डिफाइन करना है तो बाकी वैल्यूज को 1 कीजिए। आपने F = K Q1 Q2/r² में F की वैल्यू में Q1 Q2 दोनों को 1 कर दिया, 1 कूलम, और R भी कर दिया 1, तो वैल्यू आ गई 9 × 10⁹ न्यूटन। इसका मतलब 1 coulomb is that charge which when kept at a distance of 1 meter from another identical charge would exert a force of 9 × 10⁹ न्यूटन। ये हमारे पास कूलम की डेफिनेशन आ गई। अब बात आती है परमिटिविटी। परमिटिविटी के बारे में मैंने आपको बताया ये मीडियम पर डिपेंड करता है। ऐसे ही एक और शब्द है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसमें हम मीडियम की परमिटिविटी को एक तरीके से कंपेयर करते हैं वैक्यूम की परमिटिविटी से, उसको रिलेटिव परमिटिविटी कह दिया। फॉर्मूला आप देख सकते हैं, एप्सिलॉन R इज एप्सिलॉन m अपॉन एप्सिलॉन b विच इज FV अपॉन FM। FV क्या है? फोर्स इन वैक्यूम। FM क्या है? फोर्स इन मीडियम। अब क्योंकि एप्सिलॉन R दो क्वांटिटीज का रेशो है, सेम क्वांटिटीज का रेशो है, इसीलिए डायमेंशनलेस, यूनिटलेस है। अब यहां पर देखिए कि एप्सिलॉन R की वैल्यू क्या होती है। इसकी वैल्यू 1 है। अगर 1 है तो ये वैक्यूम है, और कोई भी वैल्यू 1 से बड़ी होगी और माइनस से वैल्यू नहीं हो सकती। जो ड्राई एयर उसकी वैल्यू 1.0006 होती है, माइका की लगभग 6 के बराबर होती है, पानी की 81 के बराबर होती है। ये कुछ एग्जाम्पल मैंने आपको दिए जिससे आपको आइडिया लग जाए। देखिए जो आयनिक बॉन्ड होता है वो पानी में डिसोशिएट होता है। क्यों होता है? हवा में नहीं होता। NaCl हवा में कुछ फोर्स, मान लो NaCl के बीच में 80 न्यूटन की फोर्स है, एक Na और Cl के बीच में, लेकिन जैसे ही आपने उसको पानी में डाला, क्योंकि पानी का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी ये 80 है, इसलिए वो फोर्स अब 80 से डिवाइड होगी। मतलब अगर हवा में फोर्स 80 न्यूटन है, पानी में फोर्स 1 न्यूटन बचेगी। नाउ दिस फोर्स इज नो लॉन्गर स्ट्रॉन्ग इनफ टू होल्ड द आयंस टुगेदर, इसलिए आयनाइजेशन पानी में होता है। ये आप आयनिक बॉन्ड से समझ सकते हैं। ये मैंने आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखाया कि परमिटिविटी, रिलेटिव परमिटिविटी होती क्या है। आइए
फिर बात करते हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड की। अर्थ के आसपास का जितना फील्ड है वो ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। ऐसी अगर कोई चार्ज पड़ा है, उसके आसपास कितना भी फील्ड है, जिसमें कोई दूसरा चार्ज रखा जाए तो उसके ऊपर कुछ फोर्स लगेगी, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल फील्ड। डेफिनेशन वाइज कहा जाता है इलेक्ट्रिकल फील्ड को रीजन अराउंड अ चार्ज वेयर एनी अदर चार्ज वुड एक्सपीरियंस अ फोर्स। हमने इसमें ये नहीं कहा फोर्स अट्रैक्टिव होनी चाहिए, रिपल्सिव होनी चाहिए, लेकिन कहा कोई भी चार्ज बॉडी आसपास रखिए तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगी। पर यहीं पर एनालॉगस समझिए, अर्थ के आसपास कोई बॉडी आप रखेंगे तो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगी, तो अर्थ का ग्रेविटेशन फील्ड इस तरह लाई करता है। पर यहीं पर हमें नापना है कि अर्थ का फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, उसको हम कहते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, जिसको आप जी के नाम से समझते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। आपको ध्यान होगा जी की वैल्यू 9.816 सी लेवल पर है। आप ऊपर जाते हैं तो भी कम हो जाता है, नीचे जाते हैं तो भी कम होता है। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। सिमिलरली इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज बेसिकली स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। डिफाइन करते हैं इसको, फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। और इसकी एसआई यूनिट क्योंकि फोर्स अपॉन चार्ज है, न्यूटन पर कूलम है। अब ध्यान दीजिएगा इसको, हमने कहा फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर ग्रेविटेशन में कहते हैं, हम कहते हैं फोर्स एक्सपीरियंस बाय यूनिट मास। उसमें हम पॉजिटिव नेगेटिव नहीं करते बिकॉज मास में नेगेटिव नहीं है, तो इसके चार्ज के लिए वैल्यूज है। तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड और इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में बताया। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस। पुराने समय में इलेक्ट्रिकल फील्ड को इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट किया जाता था, लेकिन आज की तारीख में इसका नाम दिया गया कर्व टेंजेंट टू विच एट एनी पॉइंट गिव्स द इंस्टेंटेनियस डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड। अब इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइन्स एक इमेजिनरी लाइन्स हैं जो होती हैं, इनके ऊपर अगर आप किसी पॉइंट पर टेंजेंट खींचेंगे तो वो ये बताएगा कि वहां पर अगर पॉजिटिव चार्ज रखा जाएगा उस पर डायरेक्शन ऑफ फोर्स क्या लगेगी। देखिए ये मैंने आपके सामने एक इलेक्ट्रिकल लाइन बनाई। अब इस इलेक्ट्रिकल लाइन के ऊपर ये डायरेक्शन एरो बना रखा है, जिसमें पॉजिटिव चार्ज यहां जाएगा। अब अगले स्टेप पे देखिए, यहां पर एक इस पॉइंट के ऊपर हमने एक टेंजेंट खींचा। इसका मतलब अगर आप पॉजिटिव चार्ज को इधर रखेंगे, उस पर जो रेड एरो बना है इसके डायरेक्शन में फोर्स लगेगी। ध्यान रखिएगा, अगर यहां पर नेगेटिव रखेंगे तो हमारे फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएगी। पॉजिटिव रखने पर यह डिफाइन किया है। ऐसे मैंने एक और आपको दिखाया कि जो डायरेक्शन है वो दूसरे पॉइंट पर दिखाई है, लेकिन ध्यान दीजिएगा फिर से ये डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज को मूव करने की है। अब एक शब्द आता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड। वह इलेक्ट्रिकल फील्ड जो अपने आसपास के रीजन में कांस्टेंट है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी इज कांस्टेंट। व्हेन वी से कांस्टेंट इलेक्ट्रिकल फील्ड इंटेंसिटी विच हैज गॉट डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड, सो दोनों कांस्टेंट होनी चाहिए। जब दोनों कांस्टेंट होगी तो एक बात बड़ी क्लियर है कि दोनों के दोनों की मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ वेक्टर का दोनों सेम रहेगा। ये देखिएगा आपके सामने यूनिफॉर्म फील्ड आपको डिपिक्ट करके बता रहे हैं। सारी पैरेलल लाइंस हैं, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी एक ही है, इसको हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। अब आते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ऑब्वियसली इसमें हमारी डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड कुछ भी बदल सकता है। आपके सामने एरो से बताया नॉन पैरेलल लाइंस विच कॉन्स्टिट्यूट नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिकल फील्ड।